हेलो एवरीवन, दिस इज़ हेमंत त्रिपाठी एंड वेलकम टू एग्ज़ाम घाट। आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश वर्ग 3 के एग्ज़ाम को लेकर के, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि एमसीक्यू के माध्यम से हम जो दिल्ली सल्तनत है उसको बहुत अच्छे से कवर करें। और जो बच्चे सच में सीरियस हैं वर्ग 3 को लेकर के, तो वो इस क्लास को देख सकते हैं। और एमसीक्यू के माध्यम से हम गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और कहाँ तक इब्राहिम लोदी तक सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एमसीक्यू के द्वारा। तो देखते हैं कि पहला एमसीक्यू क्या है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो इससे पहले कि हम गुलाम वंश के संस्थापक को जाने, पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि देख लेते हैं, है ना। तो आपको पता है कि तुर्क इन्वेजन हुआ था हमारे यहाँ भारत में। तुर्क आक्रमण। अब भारत में जो तुर्क आक्रमण हुआ था उसके दो आक्रमणकर्ता थे। कौन कौन थे? महमूद गजनवी और दूसरा कौन था? मोहम्मद गौरी। अब ये जो मोहम्मद गौरी था, इसने भारत पर कैसे आक्रमण किया? सबसे पहले 1191 में इसका आक्रमण हुआ, जिसे हम बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। अब ये किसके किसके बीच हुआ था? ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। स्वाभाविक सी बात है कि पहला युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे? विजयी हुए थे। लेकिन मोहम्मद गौरी क्या हार नहीं माना, और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। ये भी किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। इसमें विजयी हुआ कौन? मोहम्मद गौरी। और कहते हैं कि मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को लेकर के कहाँ चला गया? अपने साथ लेकर के चला गया अफगानिस्तान। और इसी के साथ एक और युद्ध हम याद करेंगे, 1194 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध। ये जो चंदावर का युद्ध था, एक राजपूत शासक थे गढ़वाल वंशी, जिसका नाम था जयचंद। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में राजपूत राज्य भी दिए हुए हैं। तो जयचंद वर्सेस मोहम्मद गौरी। अब ये जो मोहम्मद गौरी था, यहाँ पर भी मोहम्मद गौरी की विजय हुई, और यहाँ से भारत में इसकी जो है पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। लेकिन ये भारत में रहा नहीं, इसके 4 गुलाम थे, और इन 4 गुलामों को भारत की सत्ता सौंपते हुए ये वापस चला गया था। अब वो 4 गुलाम कौन कौन से थे? तो इसी में ऑप्शन में दिया, देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक पहला गुलाम था, ताजुद्दीन यलदौज था, नसरुद्दीन कुबाचा और बख्तियार खिलजी। देखिए क्या है कि एक एक क्वेश्चन को हम अच्छी डीप से पढ़ेंगे तो मेरे को लगता है कि अगले 25 क्वेश्चन में हम पूरा का पूरा सल्तनत निपटा देंगे, है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला गुलाम, ताजुद्दीन यलदौज। अब इसका एरिया बांट के गया था वो। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था उसने कौन सा एरिया? दिल्ली प्लस अजमेर। ताजुद्दीन यलदौज को कौन सा एरिया मिला था? इसको मिला था अफगान वाला एरिया। नसरुद्दीन कुबाचा को दिया था सिंध यानी कि पाकिस्तान। पहले भारत में ही तो था पाकिस्तान। और बख्तियार खिलजी को दिया था बंगाल वाला एरिया, जो आज बांग्लादेश और अपना पश्चिम बंगाल प्लस बदायूं। ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो ये जो एरिया बांट करके गया था। तो हमारा प्रश्न है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की। अब थोड़ा सा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम जान लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? इसने 1206 में गुलाम वंश की नींव रखी, और ये क्या था, 1210 तक इसने शासन किया। 1206 से 1210 तक। अब इसकी बात करें तो राजधानी इसने किसको बनाया था? इसका एरिया था दिल्ली, लेकिन ये दिल्ली में कभी रहता नहीं था। इसने राजधानी बनाई थी लाहौर को बनाने का रीज़न ये था कि जो इसके साथ वाले गुलाम थे उनके साथ इसका बहुत ज़्यादा विरोध था। ताजुद्दीन यलदौज था और कुबाचा था। तो ये दिल्ली नहीं आना चाहता था, दिल्ली से बचकर रहना चाहता था। यही वजह है कि इसको बोला जाता है कि संस्थापक तो है, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है तो इसे नहीं माना जा सकता। राजधानी इसने किसको बना लिया? लाहौर को। अगर इसके स्थापत्य की बात करें तो स्थापत्य में इसने सबसे पहले तो कुतुब मीनार अपने ही नाम पर
क्या बनाया था? कुतुब मीनार। दूसरा इसका स्थापत्य कौन सा था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये भी कहाँ है? ये दोनों की दोनों जगह दिल्ली में है। और एक, चूंकि अब इसका क्षेत्र अजमेर भी था, तो अजमेर में भी कुछ बनाएगा। तो अजमेर में इसने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने कहाँ बनाया था? अजमेर में। ये हो गई इसके स्थापत्य की बात। अब इसको कुछ विशेष नामों से जाना जाता है। तो इसका नाम क्या था? इसका नाम एक था लाख बख्श। लाख बख्श क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये लाखों का दान करने वाला था, बहुत ज़्यादा बड़ा दानवीर था। दूसरा इसको बोला जाता था हातिम द्वितीय, भी कहीं कहीं इसको कहा गया है, हातिम द्वितीय। तो इतनी बातें हम कुतुबुद्दीन ऐबक में याद करके रखेंगे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? अभी आपने देखा ना, इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 40 दल की स्थापना किसने की थी? अच्छा, पहले हम थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश के शासक रहे हैं उनके बारे में देख लेते हैं। आपको पता है कि 1206 से 1290 तक कौन था यहां पर? ममलूक वंश। ममलूक वंश, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही बोलते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश। इसके शासकों को अगर देखेंगे तो इसके शासकों में महत्वपूर्ण कौन कौन से हो जाते हैं? महत्वपूर्ण है, सबसे पहला नाम तो आता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसके बारे में अभी हम जाने। कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा कौन होता है? दूसरा इसके बाद आता है आराम शाह। आराम शाह, इसका ज़्यादा शासन लंबा नहीं होता है, ये आराम ही करता है। तीसरा आता है इसके बाद इल्तुतमिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। चौथा कौन आता है? इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान। रजिया, हम इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कवर करेंगे जो आपके पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद फिर आता है बहराम शाह। ये रजिया सुल्तान का भाई और इल्तुतमिश का पुत्र होता है। बहराम शाह के बाद भी बहुत सारे लोग आते हैं, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन? बलबन। बलबन। अब इनका थोड़ा सा कार्यकाल देख लेते हैं। आपको पता है कि 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल है। ये आराम शाह 1211 बस में रहता है, कोई खास इसका है नहीं कुछ। इल्तुतमिश की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1211 से 1236, बहुत लंबा कार्यकाल है। रजिया सुल्तान, ये दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। इसका कार्यकाल है 1236 से 1240। चूँकि ये महिला थी तो मुस्लिम जो शासक थे, अमीर थे, सरदार थे, वो इसकी बात को स्वीकार नहीं करते थे और इसका विरोध हुआ और इसको समाप्त कर दिया गया। बहराम शाह कोई खास कार्यकाल नहीं है। बलबन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1265 से 1287। इसके बाद अंतिम शासक आते हैं कैकुबाद। कैकुबाद तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 1287 से 1290 यहाँ से कैकुबाद और क्यूमर्स, ये दो लोग आते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, बस इतना है कि ये लास्ट है किसका? गुलाम वंश का। तो अभी हम देख रहे हैं 40 प्रश्न देख रहे हैं, 40 दल की स्थापना किसने की थी? तो 40 दल की स्थापना किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, बलबन ने की थी, नसरुद्दीन महमूद ने की थी, या रुकनुद्दीन फिरोज ने की थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। तो इल्तुतमिश कौन है? ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ये इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है जिसने 40 दल की स्थापना की थी। रजिया सुल्तान हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बलबन हम कवर करेंगे बहुत अच्छे से। तो ये 4 शासक हमारे गुलाम वंश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ममलूक वंश से। इसके बाद हम आएंगे खिलजी वंश में। तो अब हम थोड़ी कुछ बातें इल्तुतमिश की जान लेते हैं, है ना। इल्तुतमिश की हम कुछ बातें देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इल्तुतमिश के में। इल्तुतमिश की बात करें
इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश को पहली बात तो ये कि इसका कार्यकाल कब से कब तक होता है, 11 से 1236, ये इसका कार्यकाल है। इसको बोला जाता है वास्तविक संस्थापक। इसको क्या बोला जाता है, वास्तविक संस्थापक बोला जाता है इसको। अब वास्तविक संस्थापक क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके कुछ कार्य ऐसे हैं, जैसे कि पहला काम इसने क्या किया, पहला इसने दिल्ली को राजधानी बनाया, दिल्ली को राजधानी, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो लाहौर को राजधानी बनाया था, तो दिल्ली को इसने राजधानी बनाया। और आपको याद होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ 3 और कौन आए थे, गुलाम आए थे, जिनको क्षेत्र बांटा हुआ था। तो इल्तुतमिश ने एक लड़ाई युद्ध लड़ा जिसको बोलते हैं तराइन का तृतीय युद्ध। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैंने जो तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध बताया है वो किस सन में लड़ा गया है और किसके किसके बीच में लड़ा गया है। तो जो तराइन का तृतीय युद्ध था वो 1215 में लड़ा गया था, किसके किसके बीच, यलदौज, ये वही यलदौज है जिसको कहाँ का क्षेत्र दिया गया था, अफगानिस्तान वाला क्षेत्र दिया गया था, यलदौज वर्सेस इल्तुतमिश, और विजयी हुआ इल्तुतमिश और यलदौज मारा गया। तो यहां से एक खत्म हो गया, यलदौज एक, और ऐसे ही कुबाचा को भी इसने समाप्त करवा दिया था और वास्तविक संस्थापक होने का ये दारोमदार रखने लगा। इसके अलावा इसने क्या क्या किया, इसने कुछ कार्य भी किए हैं। पहला तो ये कि कुतुब मीनार का जो नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी उसको पूर्ण करवाने का कार्य इसने किया, है ना। और अगला काम इसने क्या किया, इसने 1226 में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की, इक्ता व्यवस्था। अब प्रश्न बनता है कि ये इक्ता व्यवस्था होती क्या है। मैं फिर से बता रहा हूं कि ये वीडियो सल्तनत काल की है, हम इस वीडियो में पूरा का पूरा सल्तनत काल कवर करेंगे। और एक प्रश्न वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इक्ता व्यवस्था की अगर बात करें तो इक्ता व्यवस्था क्या होता था, इक्ता व्यवस्था होता था कि जो राजा होता था वो छोटे छोटे क्षेत्र दे देता था इक्ताओं को, इक्तादारों को, और उसके बदले में उनको पेमेंट नहीं देना होता था। और इक्तादार जो है अपनी अलग सेना रखते थे, और जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो ये क्षेत्र से उठ करके राजा के पास सेना को लेकर के जाते थे। कई बार इक्तेदार ही इतने पावरफुल हो जाते थे कि राजा को हटा करके स्वयं गद्दी पर बैठ जाते थे। तो ये छोटे क्षेत्र, राज्य के अंदर के जो छोटे क्षेत्र, वहां का जो प्रमुख होता था, मुखिया होता था, उसको बोलते थे इक्तादार। तो इसने ही इक्तादार व्यवस्था की शुरुआत की थी। उसके अलावा ये वास्तविक संस्थापक इसलिए भी है क्योंकि इसने 1229 में क्या शुरुआत किया था, इसने अच्छा हाँ, खलीफा से पद की स्वीकृति, स्वाभाविक सी बात है कुतुबुद्दीन ऐसा कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इसने पद की स्वीकृति खलीफा से ले लिया कि भाई साहब अब मैं दिल्ली का शासक मैं हूं और मैं ही वास्तविक संस्थापक हूं। और इसके अलावा और इसने क्या किया था, चांदी का टंका चलाया था, चांदी का सिक्का जिसका नाम था टंका, और एक तांबे का भी चलाया था जिसको हम बोलते थे जीतल। इसके अलावा एक न्याय की जंजीर भी इसने लगवाई थी, न्याय की जंजीर। तो इतने सारे काम, न्याय की जंजीर, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, दिल्ली को राजधानी बनाया, तराइन के तृतीय युद्ध में अपने जो विरोधी थे उनको खत्म किया, कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण करवाया, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की, है ना। उसके अलावा अब प्रश्न था यहाँ पे 40 दल की स्थापना, तो 40 दल की स्थापना भी इसने ही की थी। इसी को बोलते थे तुर्कान ए चहलगानी। तुर्कान ए चहलगानी का मतलब यह है कि जो मेन राज्य का मुखिया होता था, जो राजा होता था, उसकी सहायता करने के लिए 40 सरदार होते थे बड़े पावरफुल, जो हेल्प करते थे किसकी, राजा की। तो ये था हमारा इल्तुतमिश। तो अभी हमने कुतुबुद्दीन ऐबक देख लिया, अभी हम इल्तुतमिश देख चुके हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा हो गया, इल्तुतमिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया, किसने किया। अब आप बताएंगे, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिरोज शाह तुगलक। अभी मैंने बताया था आपको इल्तुतमिश के बारे में, तो आप मेरे को बताएंगे कि जो इक्ता व्यवस्था है उसकी शुरुआत कब हुई थी, और अगर हो सके तो आप डिटेल भी लिख करके बताएंगे कि इक्ता व्यवस्था होता क्या है ना। तो इसका प्रश्न का उत्तर आप देंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था। आप बताएंगे बलबन,
बाबर, मोहम्मद गौरी और इल्तुतमिश। ये भी हमने देख लिया है। आप भी इस प्रश्न का उत्तर मेरे को कमेंट बॉक्स में दे करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये वो वीडियो है जिस पर हम पूरा का पूरा सल्तनत कवर करेंगे। मेरे को नहीं लगता कि इसके बाद कहीं से कुछ भी छूटेगा। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासक कौन थी? नूरजहां थी, रजिया सुल्तान थी, चांद बीबी थी, मुगलानी बेगम थी। अब हम देख लेते हैं। नूरजहां जो कि जहांगीर की वाइफ थी, जहांगीर की पत्नी थी। इसको हम आगे देखेंगे जब मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, क्योंकि मुगल साम्राज्य स्टार्ट ही होता है सल्तनत के खत्म होने के बाद। रजिया सुल्तान ये हो सकता है। चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी जो थी वो अहमदनगर की रानी थी, अहमदनगर। इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम विजयनगर साम्राज्य और छोटे छोटे साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तो प्रश्न का उत्तर क्या है? इसका उत्तर आपका हो जाएगा रजिया सुल्तान। इसको बोला जाता है भारत की प्रथम महिला शासिका। अब रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत पर गद्दी पर कब बैठी थी? 1236। और ये 4 वर्ष तक, मतलब कि 1240 तक ये गद्दी पर बैठी रही। इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से इनके ही सरदारों ने, इनके ही अमीरों ने, इनके साथ रहने वाले लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने इनका विरोध कर दिया। अब वो काम क्या क्या थे? वो काम था, पहला तो ये कि ये कुबा और कुलाह, ये 2 वस्त्र हैं जिसको ये पहनने लगी थी। कुबा मतलब होता है क्या? कुबा मतलब होता है एक प्रकार का जैकेट, कोट के जैसे होता है, वो पहनने लगी। और कुलाह मतलब होता है टोपी। और इसके साथ साथ ये क्या करने लगी? ये घोड़े की सवारी करने लगी। अब आपको तो पता ही है कि उस समय पे मुस्लिम धर्म में ये सारी चीज़ों पर मनाही थी। और ये घोड़े की सवारी, जिसकी वजह से जो अमीर होते थे दरबार के, वो इनके विरोध में चले गए। तो ये काम इन्होंने किया। उसके अलावा जो रजिया सुल्तान है, इसके समय पे जो एक भटिंडा वाला एरिया था, वहाँ का एक सूबेदार था जिसका नाम था अल्तूनिया। अल्तूनिया, उसने क्या कर दिया? विरोध कर दिया भटिंडा में। इक्तेदार आपको पता है, मैंने बताया ना। तो एक क्षेत्र था, वहां का इक्तेदार था अल्तूनिया। उसने क्या कर दिया? विरोध कर दिया। अब विरोध को दबाने के लिए कौन जाएगा? रजिया सुल्तान विरोध को दबाने के लिए भटिंडा जाएंगी। अब भटिंडा में, अब ये जाति किसके साथ है? ये जाति हैं कौन कौन? रजिया प्लस एक होता है याकूत। याकूत कौन था? कहा जाता है, इसामी कहते हैं, इसामी एक लेखक हैं, वो कहते हैं कि रजिया का जो है तो याकूत के साथ प्रेम संबंध था। तो ये रजिया और याकूत दोनों जाते हैं। याकूत को हालांकि कौन सा पद दिया गया था? याकूत को पद दिया गया था मलिक ए आखूर। मलिक ए आखूर। आखूर मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला, जहां घोड़ों की व्यवस्था होती है ना, उसे बोलते हैं अश्वशाला। तो जो याकूत था वो आखूर का प्रधान था, अश्वशाला का प्रधान था, और इसके साथ प्रेम संबंध थे। ये दोनों जाते हैं भटिंडा, और भटिंडा में अल्तूनिया का विरोध को दबाने का प्रयास करते हैं। अल्तूनिया को पकड़ लेते हैं और इसको डाल देते हैं काहे में? जेल के अंदर इसको बंद कर देते हैं। अब जेल के अंदर जैसे यहाँ बंद करते हैं तो वहाँ, अब चूंकि रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री है, तो इसका एक भाई है जिसका नाम है बहराम शाह। बहराम शाह। बहराम शाह क्या करता है कि ऐतगीन की सहायता से गद्दी पर बैठ जाता है। किस पर बैठ जाता है? गद्दी पर बैठ जाता है। और ऐतगीन को एक पद दे देता है जिसको बोलते हैं नायब ए ममालिकात। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, नायब ए मुमालिकात। इतना डीप आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन प्रश्न बनेंगे कैसे। नायब, ये कहानी है, स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया है, और ये चीज़ें भूलने वाली भी नहीं है जीवन में। तो नायब ए मुमालिकात मतलब एक प्रधानमंत्री के स्तर का पद होता था। राजा के बाद दूसरा सबसे बड़ा पावरफुल पद होता था। याकूत की मृत्यु हो जाती है अल्तूनिया से युद्ध के समय, बचती है रजिया। तो रजिया क्या करती है कि अल्तूनिया को निकालती है जेल से और इनसे करती हैं विवाह। अब विवाह होने के बाद जब इनको पता चलता है कि बहराम शाह गद्दी पर बैठ गया है ऐतगीन की सहायता से, तो ये चल देते हैं दोनों लोग इसको, बहराम शाह को गद्दी से हटाने। लेकिन हरियाणा के पास कैसल नामक स्थान पे जैसे ये आराम करते रहते हैं तो कुछ क्षेत्रीय डाकू जो है इन पर आक्रमण करते हैं और चाकू मारकर इन दोनों की हत्या कर देते हैं।
और यहाँ से रजिया का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। तो रजिया के में कौन कौन सी, इसने कुबा पहनना, कुलाह पहनना स्टार्ट कर दिया था, है ना। भटिंडा का सूबेदार अल्तूनिया था जिसने इसके समय विरोध किया था। घोड़े की सवारी करने लगे जिसकी वजह से अमीर सरदार इससे नाराज हो गए थे। तो इस तरह करके रजिया सुल्तान का शासन खत्म हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत पर सर्वप्रथम मुगलों का आक्रमण किसके समय हुआ। सॉरी, ये मुगलों नहीं है, ये मंगोल आक्रमण है, मंगोल, है ना। तो दिल्ली सल्तनत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके समय हुआ। तो मंगोलों का आक्रमण कब हुआ था। मंगोल का आक्रमण इल्तुतमिश, बिल्कुल नहीं। रजिया सुल्तान, नहीं। बलबन, इसके बाद ही। तो बहराम शाह इसका आंसर है। मैंने आपको बताया था कि बहराम शाह गद्दी पर बैठा था, रजिया जब कहाँ चली गई थी, अल्तूनिया के विरोध को दबाने के लिए जब वो चली गई भटिंडा। तो बहराम शाह के समय ही मंगोल आक्रमण हुआ था। ये पहला आक्रमण था जब मंगोलों ने आक्रमण किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। भाई कौन सा शासक था जो अपना टोपी सीकर के अपना जीवन यापन करता था। तो वो था हमारा, अब देखिए गुलाम वंश में बहुत से 2-3 ऐसे शासक हैं जिनके बारे में मैं आपको नहीं बताया हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे नहीं, पर एक आध दो प्रश्न हम ले सकते हैं ताकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, जो 1-2 प्रश्न बन सकते हैं, जो अपवाद चीज़ें वो अपन को पता रहे। तो ये था नसरुद्दीन महमूद। बलबन तो बहुत पावरफुल व्यक्ति था। गयासुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का था। मुबारक शाह खिलजी, है ना। तो नसरुद्दीन महमूद जो था ना, ये बहुत पावरफुल था। ये 1245 से 1265 तक, मतलब बलबन के पहले तक इसने शासन किया था। तो नसरुद्दीन महमूद क्या था, ये टोपी सी करके अपना जीवन यापन करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति का प्रारंभ किसने किया था। बलबन ने, रजिया सुल्तान ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, या अकबर ने। तो अकबर तो हो गया मुगल शासक, गयासुद्दीन तुगलक वंश में देखेंगे। रजिया सुल्तान के बारे में हमने अभी जाना है, बलबन, इसका आंसर है सही बलबन। तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। तो मैं आपको एक बार बलबन के बारे में बता देता हूं कि बलबन का फिर से मैं देख लेता हूं। बलबन का कार्यकाल था 1265 से 1287। ये वो समय था जब अंतिम चल रहा था दिल्ली सल्तनत, लेकिन बलबन बहुत पावरफुल था। जैसे इसके नाम में आप देखो ना, बलबन, इसको हम बलवान से भी देख सकते हैं। तो बहुत पावरफुल व्यक्ति था। ये ऐसा व्यक्ति था कि इसने 80 साल की उम्र में बंगाल पर आक्रमण कर दिया था। तो अगर बलबन की बात करें तो बलबन की बातों में आपको सीधे सीधे ये याद रखना है कि जहाँ जहाँ पावरफुल वाली चीज़ें आएंगी, बलवान वाली बात है। जैसे ये खुद को, सॉरी ये क्या था, ये रक्त की शुद्धता पर जोर देता था। रक्त की शुद्धता पर मतलब क्या है, रक्त की शुद्धता का मतलब ये था कि ये छोटे गरीब लोगों से ज़्यादा मिलता नहीं था। ये विदेशी लोगों से क्या को तुच्छ समझता था। और इसके जो अंग रक्षक होते थे ना, वो जो अबिसीनिया, जो इथोपिया के जो लोग होते थे, लंबे चौड़े हाथ पैर वाले, वो इसके अंग रक्षक होते थे। तो ये रक्त की शुद्धता पर बल देता था। दूसरी बात ये कि इसने जो लौह रक्त नीति अपनाई थी, लौह रक्त नीति मतलब ये कठोर दंड देता था, किसी को नहीं बचता था। अगर इसका मूड हुआ किसी भी साम्राज्य को खत्म करने का, ये स्वयं वहां जाकर के उसको समाप्त करता था। लौह रक्त नीति, है ना। इसने क्या किया था, इसने, अब चूंकि ये बलवान व्यक्ति था, बलवान व्यक्ति क्या चाहेगा, बलवान व्यक्ति चाहेगा कि उसके सामने सभी लोग झुक कर रहें। तो ये भी ऐसा ही चाहता था, ये चाहता था कि लोग उसके सामने झुक कर रहे। इसलिए उसने क्या कुछ प्रथा शुरू कर दी थी, जैसे कि सिजदा, मतलब कि झुकना, सिजदा करो, पैबोस करो, मतलब झुकना, फिर हाथों को चूमना। सिजदा और पैबोस जैसी प्रथा का शुरुआत किसने किया था, इसने ही किया था, बलबन ने। सैन्य शक्ति मजबूत करेगा तो एक दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज, ये क्या था, ये सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग। इसकी स्थापना भी कौन करेगा, जैसे देखो, जैसे दीवाने अर्ज, ये पावरफुल व्यक्ति था, ताकत बढ़ाना चाहता था, तो दीवाने अर्ज की स्थापना की। वैसे ही जो मोहम्मद बिन तुगलक, जब हम पढ़ेंगे, वो सुधार कार्य करना चाहता था, तो वो कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए दीवाने को ही कृषि विभाग की स्थापना करेगा। और सेम वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी
बहुत सारे आक्रमण करना चाहता था, उसके लिए उसको पैसे चाहिए थे। अब वो क्या चाहता था कि वो पैसे कहाँ से लाएगा, पैसे लाने के लिए उसको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी। तो उसने एक राजस्व विभाग, एक वित्त विभाग बना दिया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ छोटे छोटे प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न एक आध दो बन सकते हैं, पर प्रश्न सिंपल ही बनेंगे। तो जो साधारण चीज़ है, जैसे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, रक्त की शुद्धता, लौह रक्त नीति, सिजदा, पैबोस, इसके अलावा नवरोज उत्सव, नवरोज ये पारसी धर्म में होता है, नवरोज उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया था। तो ये प्रश्न यहाँ से कैसे बनते हैं, सिजदा के बारे में बन जाता है, पैबोस बन जाता है, नवरोज बन जाता है, लौह रक्त नीति किसने अपनाई थी, रक्त की शुद्धता की बात करे कौन करेगा, बलबन। तो ये यहाँ से प्रश्न, ये कोर कॉन्सेप्ट है, ये हमको याद रखना होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बलबन की चीजें हो गई है ना। बलबन के बाद हम आते हैं किसमें, आगे। बलबन द्वारा किस विभाग की स्थापना की गई, अब आप मेरे को बताएंगे। बलबन मतलब पावरफुल व्यक्ति, बलबन क्या किस चीज की स्थापना करेगा। स्वाभाविक सी बात है, मैंने अभी आपको बताया दीवाने अर्ज। अर्ज मतलब क्या, सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। अब है दीवाने को ही, ये क्या है, विकास वाला काम है, कुछ अच्छा काम है, मतलब क्या था, कृषि विभाग है ये। इसकी स्थापना कौन करेगा, इसकी स्थापना करेगा मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, पावरफुल ब्रिलियंट आदमी। दीवाने इस्तेहाक, ये कल्याण वाले काम है, गरीबों का कल्याण। ये कल्याण कौन करेगा, फिरोज शाह तुगलक। तो ये दीवाने इस्तेहाक क्या होता था, पेंशन विभाग होता था, पेंशन विभाग। कुछ नहीं, गिने चुने विभाग हैं, गिने चुने लोग हैं जिनके कुछ महत्वपूर्ण काम है। आप इनको कोर कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। तो पेंशन विभाग इस किसने, फिरोज शाह तुगलक, इसको स्थापना, इसकी शुरुआत किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। और दीवाने मुस्तखराज, मैंने आपको बताया था कि पैसा किसको चाहिए भाई, आक्रमण करना है, पूरे देश को जीतना है, तो पैसा चाहिए। पैसा कौन लाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने मुस्तखराज होता था वित्त विभाग, वित्त विभाग। अब विश्वास मानो, गिनी चुनी चीजें हैं, गिनी हुई चीजें हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट, अगर आपको छोटी छोटी चीजें अगर आपको क्लियर हो गई, मिडिवल हिस्ट्री खत्म। अलाउद्दीन खिलजी, ये दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, ये इसका आंसर क्या है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग, बलबन ने शुरू किया। दीवाने को ही MBT, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे अगर देखें, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। अब यहां से हमारा गुलाम वंश खत्म हो गया, मतलब गुलाम वंश वही चल रहा है, लेकिन दिल्ली सल्तनत ही चल रहा है, लेकिन गुलाम वंश या ममलूक वंश खत्म हो गया है, जो कि 1206 से 1290 तक था। इसमें हमने महत्वपूर्ण शासकों की हर महत्वपूर्ण बात को देख लिया है लगभग। अब हमारा देखो, गुलाम आया, ममलूक वंश जिसको हम गुलाम या इलबरी वंश भी कहते हैं, फिर उसके बाद आता है खिलजी, उसके बाद आता है तुगलक, उसके बाद आता है सैयद, और उसके बाद आता है लोदी, ये गिने चुने वंश हैं, इसमें गिने चुने शासक हैं, जिसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैक्ट्स हैं, और हमको अगर वो चीजें क्लियर हो गई तो सारा कुछ क्लियर है। अब इसमें देखो, जैसे अभी हमने ममलूक वंश पढ़ लिया, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया, इल्तुतमिश पढ़ लिया, इसके बाद हमने रजिया सुल्तान पढ़ लिया, और उसके बाद हमने बलबन पढ़ लिया। ये 4 शासक इंपॉर्टेंट है ना, ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब खिलजी में क्या, एक ही शासक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो जलालुद्दीन खिलजी पहला संस्थापक था, जलालुद्दीन खिलजी क्या था, संस्थापक था, और सबसे इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो खिलजी वंश है ना, ये 1290 से 1320 तक का शासन है। इसको हमने पढ़ा था 1206 से 1290।